सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। संसद में सरकार द्वारा पारित कराए गए कृषि विधेयकों से किसानों की दशा और दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इन विधेयकों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें किसान स्वयं अपनी उपज को अच्छी कीमतों पर मंडी में या मंडी के बाहर कहीं पर बेच पाएंगे। इसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है। पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यकाल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, चाहे आज प्रधानमंत्री के रूप में रहा हो, उन्होंने किसानों के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, गुजरात की ओर आपको ले जाना चाहूँगा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय किसानों को बिजली जो थी वो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था कि किस समय उनको बिजली मिलेगी जिससे अपने ट्यूबवेल वो चला सके और सिंचाई कर सकें। कभी रात को नंबर आता था, कभी दिन में आता था, कभी सुबह आता था। तो किसानों ने एक बार उनसे मिलकर कहा कि आप हमारा कोई एक टाइम फिक्स कर दीजिए, 2 घंटे हमको आप बिजली एक फिक्स टाइम कर दीजिए, ताकि हम ये सुनिश्चित रहें कि हमको उस समय अपने ट्यूबवेल चलाने और अपने खेत सिंचाई का काम करना है या सोइंग का काम करना है, हम उस समय अपना एक सुनिश्चित समय हमारा हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, मैं देखूंगा। और उन्होंने विद्युत विभाग की बैठक लेकर के और कहा कि मुझे किसानों को 5 घंटे बिजली देना है और इसके लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि 1 साल के अंदर, क्योंकि उसमें बिजली का उत्पादन भी पर्याप्त नहीं था गुजरात में। पत्रकार खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार पर साधा निशाना। प्रेस वार्ता करके विपक्षियों पर जमकर बरसे प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह। अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मंत्री मदन कौशिक के बयान को गलत करार दिया। कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है। मंत्री रेखा आर्य ने खुद भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की बात कही। अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तर्ज पर चल रही है। मदन कौशिक जी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि एक मंत्री अपने डायरेक्टर की जो है पुलिस अधीक्षक से या डीआईजी से शिकायत कर रही है कि वो गुमशुदा हैं या कहां पर उनको खोजा जाए। टेंडर में घोटाला हुआ है, मंत्री खुद कह रही है। ये तो भ्रष्टाचार की पोल जो है सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री स्वतः ही खोल रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा, वो हमारे उसमें ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, अपनी थाली में देखो कितने छेद हैं उसमें, अब आप अंदाजा लगा सकते। खबर देहरादून से, जहां सीएम ने की खरीद के सत्र 2017 की समीक्षा। धान खरीद के लिए 10 लाख टन का निर्धारित किया लक्ष्य। धान खरीद के लिए बनाए जाएंगे 242 केंद्र। ए ग्रेड धान का मूल्य 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों को धान मूल्य का समय पर भुगतान हो। सहकारिता विभाग द्वारा की जाएगी अग्रिम भुगतान की व्यवस्था। किसानों का डेटाबेस तैयार किया जाए। धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का रखा जाए ध्यान। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णचंद्र पुनेठा का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कृष्णचंद्र पुनेठा। उनके बेटे ने सोशल मीडिया से जानकारी दी। बीजेपी के नेताओं ने पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया। यूपी के पिथौरागढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं पुनेठा। नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार में विस्थापित कॉलोनी सुमन नगर के कृषि भूखंडों में प्लांटिंग करके बेचे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और प्लांट क्रेताओं को भी पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में की गई है। जो कि विस्थापितों के लिए कॉलोनी बसाई हुई है जिला हरिद्वार में। ये स्थान का नाम है सुमन नगर। इसको बोलते हैं पुनर्वास स्थल। इस पुनर्वास स्थल में बहुत सारे
कृषि के भूखंड हैं और उन भूखंडों के एक साइड में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी यानी कि आवासीय कॉलोनी, उस कॉलोनी में डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास निदेशक टेहरी बांध परियोजना ने क्या किया है कि कुछ प्लॉट जो है वो कृषि के नाम से भूखंड के नाम से रेजिडेंशियल एरिया में अलॉट कर दिए, जिसको कि अनिल कुमार आदि जो कि सुमन नगर के निवासी थे और वो इस बात से आहत थे कि ये जो पर्टिकुलर यानी कि जो एरिया है जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें एग्रीकल्चरल प्लॉट के नाम पर आवंटित कर उसमें कॉलोनी काट कर उस पर छोटे छोटे प्लॉट बेचकर मुनाफा कमाने का जो ये एक तरीका इन्होंने इजाद किया है, तो इसको जनहित याचिका के रूप में इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में चुनौती दी। खबर हरिद्वार से, जहां ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती से आम ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें से 2 से 4 घंटे तक की बिजली गुल रहने से हुए कामकाज पूरी तरीके से ठप। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया है। स्थानीय फॉल्ट की प्रमुख समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। जनता विद्युत विभाग के खिलाफ में सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दे चुकी है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा राजभवन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पहुंचा राजभवन। विधायक मनोज रावत, ममता राकेश, आदेश चौहान भी हैं शामिल। कोरोना, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर पहुंचे राजभवन। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। काशीपुर में अज्ञात युवकों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने घायल से घटना के बारे में जानकारी ली। दरअसल विशाल नगर में रहने वाले इंद्रपाल सिंह यादव पुत्र राजवीर सिंह यादव फोन पर अपने दोस्त से बातचीत कर लगातार करता रहता था, तभी अचानक बाइक सवार अज्ञात युवकों के द्वारा गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया। घायल इंद्रपाल सिंह यादव यहां अपने एक रिश्तेदार ओमवीर सिंह यादव के यहां रहता है और काशीपुर के मुख्य बाजार के वो प्रतिष्ठान में वाहन चालक का कार्य करता है। करीब 7:30 बजे ये सूचना आई थी कि एक इंद्रपाल यादव नाम के व्यक्ति को साईं मंदिर के पास गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो उस सूचना पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि जो व्यक्ति है इंद्रपाल वो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में आके उसे पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 2-3 लोगों द्वारा जो है उस पर फायर किया गया है और उसके बाएँ कंधे के नीचे बाजू पर एक फायर आर्म इंजरी है जिसका यहाँ उपचार किया जा रहा है। और उसके द्वारा बताया गया कि वो पहचानता नहीं है कि कौन लोग थे, तो गनशॉट इंजरी बताई जाए। खबर रुड़की से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त करने पर रोक लगी। जिला पंचायत अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त करने पर गढ़वाल आयुक्त ने रोक लगा दी है। गढ़वाल आयुक्त ने बताया कि 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। 23 सितंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा की सदस्यता समाप्त हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने सदस्यता को समाप्त किया। अगली सुनवाई तक जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर रहेंगे सुभाष वर्मा। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के शिमलास ग्रांट और नागल ज्वालापुर गांव की लगभग 4000 की आबादी को पिछले 2 दिनों से पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल की मोटर खराब होने के बाद कोई अन्य व्यवस्था न कर पाने के कारण एक बड़ी आबादी को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ता है। ग्रामीण यहां कई बार ओवरहेड टैंक की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक के लिए ग्रामीणों ने अपनी भूमि दान में दी है, लेकिन जल संस्थान इस ओर कोई भी काम अब तक नहीं कर पाया है। जल संस्थान का 2 ग्राम पंचायतों का ट्यूबवेल एक ही है, नागल ज्वालापुर और शिमलास ग्रांट। ये 2 दिन से बंद है और इसकी जो हमें पता लगा है कि मोटर फूक गई है और हम लोगों ने इसकी मांग भी करी थी कि ओवरहेड टैंक बन जाए 2 ग्राम पंचायत में, लेकिन आज तक नहीं बन पाए। ज़मीन भी उपलब्ध है सरकार के पास भी और यहाँ पर विभाग के पास भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर भी लिया गया ऐसे, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई होती दिखी नहीं। परेशानी आप देखिए 2 ग्राम पंचायतों का मामला है। शिमलास ग्रांट, नागल ज्वालापुर, लगभग 3 से 4 हज़ार जनसंख्या यहाँ पर है, लेकिन कोई बोलने को भी तैयार नहीं है और न ही सरकार का आदमी सुनने। बहुत सामना पड़ रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, बहुत नदी पे जा रहे हैं, गंदा पानी है वहाँ भी, इसलिए ये 2 दिन से ख़राब हुआ पड़ा। कोई अब आ जाए ठीक करने वाले, अभी तक मोटर फिट होगी या नहीं होगी तो बहुत।
डोईवाला क्षेत्र में हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों की धान और गन्ने की फसल गिर गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। पहले से ही परेशानी की मार झेल रहे किसानों पर हुई बरसात और हवाओं ने ज्यादा परेशानी पैदा कर दी है, जिससे कि किसान हताश और निराश हैं। अब किसान सरकार की ओर से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। कुदरत ऐसे नाराज हो रखा है हम किसानों से कि कहीं ना कहीं सोचने की बहुत ज़रूरत है कि क्या हमसे गलती हो गई। कारण है कि पिछले दिनों जब गर्मी का मौसम था तो ओलों और आंधी से गेहूं और बागवानी की फसल को बहुत नुकसान हुआ था, और अब जो कल की बारिश पड़ रही है उससे धान और गन्ने को एक तरह से इतना नुकसान हुआ है कि कई लोगों का तो गन्ना बिल्कुल सुहा हो गया और धान भी सुहा हो गया। तो जो बारिश आई है क्षेत्रों में, इसमें गन्ना बुरी तरह से नष्ट हो गया। आप देख रहे हैं हमारे पीछे पूरा सफाया हो गया। इसमें 20-30% का तो कम से कम नुकसान हो गया। ऊपर से चूहे खाएंगे इसको, और साथ साथ जो धान, हमें नई गाइडलाइन के ऊपर परमिशन मिली है और हम यहाँ पे 12 कंपनियाँ काम करते हैं। हम सभी कंपनियों की तरफ से मैं शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि युवा बेरोजगार चल रहे थे और युवाओं को रोजगार मिला है। हम कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजर, मास्क। लॉकडाउन के 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस में एडवेंचर स्पोर्ट्स को खोलने की अनुमति मिलने के बाद पैराग्लाइडिंग शुरू होने से पैराग्लाइडिंग कारोबारियों में खुशी की लहर है। नौकी, चियाताल और भीमताल में पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए पैराग्लाइडिंग शुरुआत की गई है। लॉकडाउन में बाद में पर्यटक पहाड़ों का रुख करने में लगे हैं। 6 महीने बाद एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग का आगाज किया गया है और 6 महीने से बेरोजगारी का संकट झेल रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि उनका व्यवसाय एक बार फिर से पटरी पर लौट आया है। महिला और बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के तहत में आज जहांगीरपुर गांव में गदरपुर बाल विकास परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आगाज किया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें 2 गर्भवती महिलाओं की भी गोद भराई का कार्यक्रम किया गया, वो एक बच्चे का अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही उपस्थित महिलाओं और ग्रामीणों को स्थानीय सब्जियों से पौष्टिक आहार लेते और विविध व्यंजन बनाने के तरीके भी बताए गए। हमारा 22 तारीख है, सीबी की गतिविधि भी होती है। तो महिलाओं को गोद, जो हमने 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई हमने करी, एक बच्चे का अन्नप्राशन हमने किया। तो इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं, बच्चा 6 महीने का हो गया है तो उसको ऊपरी आहार खिलाना है। ये असल में हमने जो स्थानीय इनके उत्पाद हैं उनसे ये क्या क्या पौष्टिक आहार बना सकते हैं, क्या क्या पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं, उसका हमने एक ये नमूना जैसा यहाँ पर कराया था कि इसको जो गांव के लोग सब देखेंगे और इससे उनको और भी नई चीज़ें करने का मौका मिलेगा। मैं आज खबर देहरादून से है, जहां मंत्री रेखा आर्या की चिट्ठी को मंत्री मदन कौशिक ने सामान्य बताया। बाल विकास विभाग के निदेशक आइसोलेट हैं। मंत्री रेखा आर्या की जानकारी में नहीं था। विभागीय सचिव ने जानकारी दी, उनको टेंडर को लेकर विवाद की कोई जानकारी नहीं है। मंत्री रेखा आर्या ने आईएएस के अपहरण की आशंका जताते हुए डीआईजी को पत्र लिखा था। केवल इतना है, 3 दिन से वो जो मेरी अभी मंत्री से वार्ता नहीं हुई, मैंने चीफ सेक्रेटरी को पूछा 12वें पढ़ने के बाद, 3 दिन से वो फोन कर रही थी, फोन नहीं मिला। उन्होंने पत्र लिखा है, जो मुझे लगा उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, ना लिखती तो काम चल जाता। और उन्होंने पूछा है कि वो अधिकारी कहाँ है, और उसकी भाषा में हो सकता है कि कुछ प्रकार का रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य मैंने आपके ही माध्यम से मैंने जाना है। फिर मैंने सेक्रेटरी से बात की है और मैंने चीफ सेक्रेटरी से मैंने पूछा है तो बताया गया कि वो आइसोलेट है 3 दिन के लिए। वो 3 दिन से नहीं, लड़ाई मत देखिए, वो 3 दिन से बात कर रही थी, तो 3 दिन से बात। खबर देहरादून से, जहां महिला कल्याण मंत्री और निदेशक मामले में विपक्ष ने साधा निशाना। सरकार और अधिकारियों में तालमेल नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, मंत्री और विधायक लगातार अफसरों की शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी के मंत्री रेखा आर्य द्वारा निदेशक की गुमशुदगी की चिट्ठी लिखना गंभीर मामला। अगर टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच करवानी आवश्यक है। चीफ सेक्रेटरी पहले शासनादेश निकालते हैं कि विधायिका सर्वोपरि है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद शिक्षा मंत्री कहते हैं मैं अधिकारियों की शिकायत करने दिल्ली जाऊंगा। संसदीय कार्य मंत्री या शासकीय प्रवक्ता कहते हैं कि अधिकारी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और किस तरीके से वो भुनभुनाते मीटिंग से निकलते उसका वीडियो हमने सबने देखा। और आज रेखा आर्य ने जो अपने ही निदेशक के खिलाफ जो है
पुलिस को तहरीर दी कि वो कहाँ है, लापता है, उसकी जांच कराई जाए। ये गंभीर विषय, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार और शासन में आपसी समन्वय नहीं है, और जब आपसी समन्वय नहीं होता है तो ये परिस्थितियां पैदा हो जाती है जो आप आज देख रहे हैं। कुछ और या इसमें देखते हैं कहीं गड़बड़, क्योंकि टेंडर को लेकर के गड़बड़ी की सीधी बात है, ये तरीका ठीक है? नहीं, देखिए, अगर टेंडर में कहीं अनियमितता, आप जांच कराए ना, उसका जांच कराने में क्या दिक्कत है? उसके लिए निदेशक की आवश्यकता क्या है? मंत्री सर्वोपरि है, जांच कराए, बिजनेस जांच कराए, एसआईटी की जांच कराए, इसके निर्देश दें आप। लेकिन मंत्री तो ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि साहब लापता है, उसको ढूंढ। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड आने के लिए अब पर्यटकों की कोरोना जांच अनिवार्य नहीं होगी। उत्तराखंड बॉर्डर पर पर्यटकों की कोरोना जांच अब अनिवार्य नहीं होगी। उत्तराखंड आने के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने जारी किया अनलॉक 4 के संशोधित आदेश को। पर्यटकों को होटल या होम स्टे में 2 दिन की बुकिंग की अनिवार्यता नहीं होगी। होटल में रुकने के लिए कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं। किसी पर्यटक की तबियत बिगड़ती है तो होटल संचालक प्रशासन को सूचित करेगा। कैग की रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठे। अनुदान बांटा लेकिन नहीं दिखाया कोई रिकॉर्ड। 1926 का दिया कर्ज लेकिन सुस्त वसूली ने राज्य के हालात खराब किए। कुप्रबंधन से हालात खराब। राज्य का प्राथमिक घाटा पहले से कम हुआ है। कैग ने अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए संकेत दिए। 2014-15 में प्राथमिक घाटा 3,420 करोड़ था और वर्तमान में 2,845 करोड़ रह गया। 31 मार्च 2019 तक की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने 1926 करोड़ का दिया कर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज देने की गति तेज हुई है लेकिन वसूली सुस्त रही है। कृषि और संबंधित सेवाओं, ऊर्जा, परिवहन को विशेष रूप से कर्ज दिया गया। 2018 में विभिन्न विभागों ने 37.66 करोड़ के अनुदान दिए गए लेकिन रिकॉर्ड नहीं रखा गया। लोक ऋण का बड़ा हिस्सा उधार चुकाने पर हुआ खर्च। निवल ऋण क्षमता 1,318 करोड़ रह गई। उधार ली गई राशि पर ब्याज 68% से बढ़कर करीब 81% पहुंच चुका है।